इसमें कोई शक नहीं है कि जो वज़न है, ओबेसिटी है, ओवरवेट होना है, ये बहुत सारे सेहत के मसाइल को जन्म देता है। यानी हम लोग वक़्त के साथ-साथ इस बात के को पूरी दुनिया की तरह काफ़ी इस बात को रियलाइज़ अब करते हैं कि जो मोटापा है, वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ में पड़ा है। इसलिए सारी दुनिया कोशिश करती है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने वज़न को कम किया जाए। हम अगर कुछ जदीद तरीन तरीक़ों की बात करें कि आजकल जो है ना, वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं और उनका वज़न भी ज़्यादा है, वो तो इंतहाई लकी हैं, खुशकिस्मत हैं, इसलिए कि ये जो नई दवाइयों का ग्रुप आया है जिसको हम GLP-1 एगोनिस्ट कहते हैं, यानी ग्लूकागॉन लाइक रिसेप्टर 1 एगोनिस्ट, जिसमें बड़ी मशहूर है सीमाग्लूटाइड। इसका ब्रांड पूरी दुनिया में मशहूर है, सेलिब्रिटीज़ में बहुत मशहूर है। इसके हफ्ते में भी टीके लगाए जा सकते हैं और रोज़ाना लगाने की बुनियाद पर भी लगाए जाते हैं। तो ये वज़न को कम करता है, शुगर को कम करके। कैसे? इसके दो तरीके हैं कि जब ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं तो एक तो ये करते हैं कि जो इंसुलिन का लेवल है जिस्म में, उसको बढ़ा देते हैं। तो उसके बढ़ने से ग्लूकोज़ का लेवल कम होता है और सबको पता है कि मोटापा में सबसे बड़ा किरदार आजकल ग्लूकोज़ या शुगर वाली चीज़ों का है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये काम करता है कि जो खाने का गुज़रना होता है हमारी आंतों से, वो होता है कुछ आंतों की हरकत होती है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं, तो उनकी वजह से। तो ये जो GLP-1 एगोनिस्ट हैं जिसमें सीमाग्लूटाइड सबसे ज़्यादा मशहूर है, तो ये क्या करते हैं कि ये आंतों की उस हरकत को कम करते हैं। खाना ज़्यादा देर तक रहता है आपकी आंतों के अंदर और आपको भूख कम लगती है। तो ये वो तरीके हैं कि जिनकी वजह से मोटापा का इलाज किया जाता है इन दवाइयों के इस्तेमाल करके। दोनों ग्रुप्स में किया जा सकता है, वो जिनमें शुगर है और वो जिनमें शुगर नहीं है। लेकिन इन दवाइयों के इस्तेमाल से पहले इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिसमें किसी को उल्टियाँ भी लग सकती हैं, दिल ख़राब हो सकता है, पैंक्रियास का मसला बनने का डर होता है और भी इस तरह के बहुत सारे मसले हैं, तो वो ज़रूर अपने डॉक्टर के साथ आपने डिस्कस करने हैं। और बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि एज़ ए डॉक्टर कि हम आप लोगों को ये एहसास दिलाएं कि आपका मोटापा आपके अपने हाथ में है। देखें, अगर तो आपको आदत है कि आप हर चीज़ में मीठा डाल के इस्तेमाल करते हैं, आप फलों की बजाय उनके जूसेस ज़्यादा पीते हैं, आप चाय और कॉफ़ी जब पीते हैं तो उसमें भी आपने मीठा डाला होता है, आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो ये बोतलें होती हैं, सोडा वाटर्स होते हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों के, आपको पता है ये मशरूब हैं, अगर आपको आदत है कि आप खाने के साथ इनको इस्तेमाल करते हैं या खाने के अलावा भी इनको इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप चाहते हैं कि आप मोटापा का शिकार रहें और बीमारियाँ फिर आपकी तरफ आएँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मोटापा ना हो और उसके नतीजे में बीमारियां ना हो, तो उस सूरत में आप पानी ज़्यादा पिएं। चाय और कॉफ़ी कोशिश करें कि आप उसमें मीठा मत डालें। तो जब आप जंक फूड कम इस्तेमाल करेंगे, शुगर वाली चीज़ें कम इस्तेमाल करेंगे, आप बहुत ज़्यादा मीठा खाने से परहेज़ करेंगे, तो आपका मोटापा दवाइयों के बगैर भी ठीक हो जाएगा। इसका एक और तरीका ये है कि आप कोशिश करें कि अपने घर में या कहीं पे जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे एक बास्केट रखें। उस बास्केट के अंदर आप फल रखें, उसके अंदर आप वो मुख्तलिफ़ जो फलों की वैरायटी रखें और कोशिश करें कि आपके पास आपके घर में हर वक्त पानी जो है वो ज़्यादा अवेलेबल हो पीने वाला। देखिए, पानी पीने से भी आपको कम भूख लगती है और इसी तरह से अगर आप के घर में फल हैं मुख्तलिफ़ किस्म के और सब्ज़ियाँ जो हैं, ख़ास तौर पे कच्ची सब्ज़ियाँ, बाज़ जैसे खीरा वगैरह होता है कि हम खाते रहते हैं, और इस तरह की और भी कोई चीज़ें जो होती हैं, जब वो आपके घर में मौजूद हों तो जब आपको भूख लगेगी तो आपके पास एक ऑप्शन है कि उसके अंदर फ़ाइबर है, उसके अंदर न्यूट्रिशन है, उसके अंदर विटामिन है जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की पेट की बीमारियों से भी बचाएंगे और आपको भूख भी ज़्यादा नहीं लगेगी। लेकिन दूसरी आप ऑप्शन ज़हन में लाएँ कि आपके घर में इस तरह की चीज़ें, एक बास्केट नहीं है जिसके अंदर ये फल पड़े हैं, ये सब कुछ पड़ा है। ज़ाहिर है मौसम अगर ज़्यादा गर्म है तो आप ये फ्रिज में रख सकते हैं, वरना कोशिश करें बाहर बास्केट में रेडी टू ईट चीज़ें पड़ी हों। आपके घर में अगर ये नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपको भूख लगेगी तो आप जंक फूड खाएंगे, आप मीठी चीज़ें खाएंगे, आप स्पाइसी चीज़ें खाएंगे जो आपकी आंतों की सेहत भी ख़राब करेंगी और आपको मोटापा की तरफ लेके जाएंगी। हम ये नहीं कहते कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करें खाना खाने के फ़ौरी बाद, लेकिन खाना खाने के फ़ौरी बाद कोशिश किया करें कि 10 से 15 मिनट की वॉक करें ताकि आपकी आंतों की जो हरकत होती है वो बेहतर हो और कशिश शकल या ग्रेविटी की वजह से आपका खाना जो है वो तेज़ी से गुज़रे हज़म होने के बाद। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा, कोशिश करें जिम ज़रूर जाएं या रोज़ाना अगर कहीं बाहर मुमकिन नहीं है तो अपने घर के अंदर ही कोई ऐसी जगह रखें जहाँ पे आप कुछ देर के लिए वॉक कर सकें, कुछ देर के लिए फ़िज़िकली एक्टिव रह सकें। और अगर मुमकिन हो तो रोज़ाना अपने करीब तरीन पार्क में जाके जॉगर्स आपने पहने हों ताकि आप एक्टिव महसूस करें और वॉक करें, चाहे आप हल्की वॉक करें, तेज़ी से चलें, वहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज़ करें। उससे आपको दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो खून की नालियाँ हैं
हैं उसमें खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है, तेज़ी से खून हरकत करता है और आपके मुख्तलिफ जिस्म के जो हिस्से हैं उनको न्यूट्रिशन पहुँचती है और खून की नालियों की जो तंग होने का अमल है वो कम होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हर इस किस्म की एक्टिविटी के साथ जिसमें वज़न को उठाना, वेट, यानी जब आप जिम में जाते हैं तो इससे कैलोरीज जो होती हैं, एनर्जी जो है वो बर्न होती है और वो ये वही एनर्जी है, अगर आप इसको बर्न नहीं करेंगे तो ये चिकनाई की शक्ल में आपको मोटापा देगी। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप चाहें तो ये जो मोटापे का अमल है ये आपके अपने हाथ में आ सकता है कि आप इसको लूज़ कर दें, लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो फिर आप ये एक मखसूस किस्म के डॉक्टर के हाथ में दे देते हैं जिसको हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वो जो मुख्तलिफ काम करेगा उनमें से एक काम ये भी हो सकता है कि सर्जरी के बगैर एंडोस्कोप की मदद से आपके मुंह के ज़रिए, बुनियादी तौर पे या नाक के ज़रिए हम डालते हैं, एक कैमरा डालते हैं, वो मैदे में जाता है, फिर वहाँ पे हम एक बैलून जैसे गुब्बारा होता है वो हम लेके जाते हैं। उस वक्त तक वो गुब्बारा उसमें कुछ नहीं भरा होता है, वो डिफ्लेटेड होता है। फिर उसके अंदर नॉर्मल सेलाइन जो पानी होता है, नमक वाला साल्ट वाटर होता है, उसको डाला जाता है जिससे वो फूल जाता है। अब वो जो फूला हुआ गुब्बारा है जब वो आपके स्टमक में होगा, मैदे में होगा, तो वो फिर जब आप खाना खाएंगे तो थोड़ा सा ही खाना खाएंगे तो बाकी उस गुब्बारे ने जगह ली होगी तो आपका मैदा भर जाएगा, तो आपको ये भूख नहीं ज़्यादा लगेगी। तो 6 महीने तक वो इसको रख सकते हैं बैलून को, फिर इसको निकाल देंगे और इन 6 महीने में आपका वज़न काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा एक और प्रोसीजर होता है जिसको हम अकॉर्डियन प्रोसीजर कहते हैं। इसमें आपके मैदे को सी दिया जाता है। कैसे? एंडोस्कोप डाली जाती है आपके पेट के अंदर और उसके साथ एक, जैसे हम कोई कपड़ा सी देते हैं तो सीने वाला कुछ इंस्ट्रूमेंट अंदर जाता है जिससे आपका मैदा जो है, अगर वो फ़र्ज़ करें कि बड़े साइज़ का है तो उसको ऐसे करके सिया जाता है कि उसका साइज़ कम हो जाएगा और जिसकी वजह से जब मैदे का साइज़ कम होगा, स्टमक का साइज़ कम होगा तो आपको भूख भी कम लगेगी। कम खुराक से ही आपका मैदा या पेट भर जाएगा और आपका दिल नहीं करेगा मज़ीद खाने को। और इसकी खूबसूरती ये है, इसको स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी का ही ये एक प्रोसीजर होता है। इसकी खूबसूरती ये है कि इसको रिवर्स भी किया जा सकता है कि जब देखा कि ज़रूरत नहीं है तो ये जो स्टिच लगाए थे इनको खोल दिया जाता है इसी तरह से जैसे लगाए गए थे, तो इसको रिवर्सेबल हम कहते हैं। ये उन लोगों में ख़ास तौर पे किया जाता है जिनका जो बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा हो, उन्होंने एक्सरसाइज और डाइट करके देख ली हो लेकिन गुजारा ही ना हो रहा हो किसी भी तरह से। ये BMI क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? बॉडी मास इंडेक्स, यानी जब हम वज़न को किलोग्राम में लेके हाइट को मीटर के स्क्वायर में लेके तकसीम करते हैं तो जो जवाब आता है इसको BMI कहते हैं। किसी का BMI 30 से ज़्यादा हो तो उसमें ये फिर प्रोसीजर किया जाता है जिसको हम अकॉर्डियन प्रोसीजर कहते हैं। लेकिन अगर आप डाइट और एक्सरसाइज तो जारी रखना चाहते हैं लेकिन साथ कोई सर्जरी वाला या इस तरह का प्रोसीजर नहीं चाहते हैं तो फिर एक और तरीका होता है कि एक इंजेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं बोटुलिज्म टॉक्सिन। वो डाला जाता है, लगाया जाता है आपके स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो मैदे के मसल्स होते हैं जब वो सिकुड़ते हैं तो हमारा खुराक जो है फौरी तौर पर आगे चली जाती है। तो वो जो सिकुड़ना होता है वो अमल लेट होता है, वो काफ़ी स्लो हो जाता है जिसकी वजह से खाना बहुत देर तक स्टमक में ही रहता है। जब वो ज़्यादा देर तक मैदे में रहेगा तो इसकी वजह से फिर आपको भूख कम लगेगी और आपका वज़न कम हो सकता है। और ये वो चीज़ है जिसको हर 3 महीने तक, 3 से 6 महीने के बाद इस इंजेक्शन को दोहराया जा सकता है और इससे भी आपको फ़ायदा होता है। जो 8वीं चीज़ अहम है इस पूरे अमल के दौरान वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को अहमियत दें। अगर आप अपनी ज़िंदगी को अहमियत देंगे तो आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां लाएंगे कि जिससे आपका वज़न भी कम रहेगा और आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। मिसाल के तौर पे 2 काम बहुत ज़रूरी हैं लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने के सिलसिले में या चेंज करने के सिलसिले में। एक तो ये है कि अपनी 7 घंटे की, कम से कम 7 घंटे की नींद की अहमियत को समझें, क्योंकि जब आप नींद पूरी करते हैं तो आपका पूरा जिस्म जो है वो बेहतरी की तरफ जाता है और जिसमें सोच का अमल होता है, जिसमें खाना आप कम खाते हैं। अब नींद को पूरी करने का तरीका ये है कि सोने और जागने का टाइम फिक्स रखें और सोने से कम आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, चाहे वो आपका कंप्यूटर है, चाहे आपका टीवी है, चाहे आपका मोबाइल है, उसको कोशिश करें कि साइड पे रख दें ताकि आपका दिमाग इस चीज़ को समझ जाए कि अब आपके सोने का टाइम है। क्योंकि बहुत दफ़ा हम लेट नाइट जब टीवी देखने की कोशिश करते हैं तो हमारी नींद वैसे ही नहीं आती। और इसी तरह से कोशिश करें कि जो स्ट्रेस है, टेंशन है, परेशानी है, उससे बचें। सब लोगों को होता है लेकिन कोशिश करें जब आप वॉक करेंगे, रनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कोई गेम खेलेंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे, कोई स्विमिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे तो इससे आपका स्ट्रेस का लेवल बहुत कम हो जाता है। तो इन 2 चीज़ों को करने से भी मोटापा जो है वो बहुत हद तक बेहतरी की तरफ चला जाता है।
9वें नंबर पे एक ऐसी चीज़ है जो हो सकता है आप पहले से ही कर रहे हो। एक दवाई है जिसको हम ऑर्लिस्टेट कहते हैं, और ये लोग पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे जब तक ये जो नए वाली दवाइयाँ हैं सीमाग्लूटाइड ये नहीं आई थी। ऑर्लिस्टेट काम कैसे करता है कि एक एंजाइम होता है हमारी आंतों में जिसको हम कहते हैं लाइपेज इनहिबिटर। जैसे इसका नाम से ही ज़ाहिर है, लाइपेज जो होता है वो एंजाइम का नाम है कि जो हमारी आंतों के अंदर फैट को तोड़ के जज़ब करवाता है, एब्जॉर्ब करवाता है। और जो ऑर्लिस्टेट है वो क्या है, लाइपेज इनहिबिटर है कि ये उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से चिकनाई या फैट आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि वो आपके जो फाजल मादों की शक्ल में निकल जाती है स्टूल के साथ। तो इसमें लेकिन थोड़े दो मसले बनते थे कि एक तो ये होता था क्योंकि फ़ैट आपके जिस्म में नहीं जज़ब होती, तो विटामिन ए, डी, ई के जो कि फ़ैट सॉल्युबल विटामिन हैं तो वो भी आपके जिस्म में नहीं शामिल होते, जो बहुत ज़रूरी हैं आपके। जैसे विटामिन ए आपकी बिनाई के लिए ज़रूरी है, डी जो है वो आपकी हड्डियों के लिए ज़रूरी है, ई जो है आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट है, के जो है आपके ब्लड प्रेशर के लिए, खून की नालियों के लिए, और विटामिन डी के काम करने के लिए ज़रूरी है। तो फिर इसलिए कहा जाता है उन लोगों को जो ऑर्लिस्टेट लेते हैं कि 2 घंटा पहले दो दवाई लेने से या 2 घंटे बाद आप कोई ना कोई अच्छा मल्टीविटामिन ज़रूर लें। और इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा चिकनाई स्टूल में चली जाती है, पखाने के साथ चली जाती है, तो इससे एक किस्म का डायरिया बन जाता है ज़्यादा, जिसको हम स्टीटोरिया कहते हैं। तो ऑर्लिस्टेट जो किसी दौर में तो खैर बहुत ही फेवरेट थी, लेकिन अभी भी इस्तेमाल में है, लेकिन पहले से कम इस्तेमाल होती है। और सबसे आखिर में जो एक बहुत अहम चीज़ है जो आप लोगों के लिए समझना चाहिए, इसको 10वें पॉइंट पर मैंने इसलिए रखा है कि ये सबसे अहम चीज़ों में से एक है कि जैसे हर चीज़ का एक माहिर होता है कि अगर आपको गुर्दे का मसला होता है तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अगर आपको गायनी का मसला होता है तो गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अगर आपको पेट का मसला होता है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। इसी तरह से अगर आपको मोटापे का मसला है, और जो कि बहुत बड़ा मसला है इस वक्त, और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो आपको चाहिए कि आप इसके भी माहिर के पास जाएं। देखें, जो डाइटिशियन होता है या न्यूट्रिशनिस्ट होता है या होती है, तो वो माहिरीन होते हैं इस चीज़ के कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपको खानी चाहिए, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप छोड़ेंगे तो आपका वज़न बेहतर होगा। वो कौन से खाने हैं जिनके खाने के बाद आपके कुछ विटामिन्स कम हो सकते हैं या बढ़ सकते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है। तो आप कोशिश करें कि अपने करीब तरीन जो भी न्यूट्रिशनिस्ट है या डाइटिशियन है तो उससे ज़रूर बात करें, क्योंकि ओबेसिटी को हम मेडिकल में तो एंडोक्राइनोलॉजी का इशू समझते हैं, लेकिन हकीकतन ये खाने की बीमारी है। ये हमारे खाने के वो तरीके हैं जिसकी आदतें हमें गलत पड़ चुकी हैं, जिसके नतीजे में हम उनके ऐसे हम शिकार हो चुके हैं, हम उनके सीज में हैं, हम उनके दबाव में हैं उन आदतों के, कि जिसकी वजह से हमें मोटापा होता है। और ये मोटापा ज़हन में रखें कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ है।